हेलो एंड वेलकम एवरीवन। प्यारे साथियों, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसके ऊपर भी अक्सर सवाल पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग आज के क्लास में डील करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। जितने भी आप सब लोगों को पता है डीएनए, आरएनए, ये सारी चीज़ें जो आप लोग सुनते हैं, ठीक है, उन सबको भी आप लोग इसी पर्टिकुलर सेगमेंट में पढ़ाई करने वाले हैं, जो कि हमारे जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर सतत कंटिन्यू होते आई है, तो उसके बारे में पूरी पढ़ाई आज आप लोग इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जानेंगे। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज, क्या डिफरेंस होती हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या है। देखो, इससे पहले आपने अमाइनो एसिड पढ़ रखा है, ठीक है। अब ये है न्यूक्लिक एसिड, थोड़ा सा इस पर फर्क रहेगा, ठीक है। चलो न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे तो प्रोटीन से आप लोग को इसको कंपेयर करना है। प्रोटीन का लेक्चर ऑलरेडी आपने देख चुका है, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगा दिए हैं। अब प्रोटीन से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो न्यूक्लिक अम्ल भी प्रोटीन के समान बृहद अणु होते हैं। इसका मतलब समझिए कि जैसे प्रोटीन अपने आप में क्या है, पॉलीमर है, ठीक है। बहुत सारे अल्फा अमाइनो अम्लों के मिलने से प्रोटीन का एक अणु तैयार होता है। ठीक उसी प्रकार से न्यूक्लिक एसिड भी जो है ना, वो भी एक पॉलीमर है। और इसकी मोनोमर यूनिट कौन होते हैं, तो इसके मोनोमर यूनिट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। कौन होते हैं दोस्तों? न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहां पर सीधा लिखा है कि न्यूक्लिक अम्लों में पुनरावृत्ति इकाई मतलब कि मोनोमर एकलक अणु के बारे में बात कर रहा है। तो इसका एकलक अणु कौन है दोस्तों? तो इसका एकलक अणु है न्यूक्लियोटाइड्स। याद रखेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स अलग वर्ड है, न्यूक्लियोसाइड्स अलग वर्ड है। कई बार इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर यूनिट है न्यूक्लियोटाइड्स, उससे मिलकर कौन बनता है? हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है। और जबकि प्रोटीन में ये क्या रहता है, सब पढ़ चुके हैं, प्रोटीन में अल्फा अमाइनो एसिड रहता है, अभी मैं बात भी कर रहा था, ठीक है। चूंकि ये मुख्यतः नाभिक में पाए जाते हैं, अतः इन्हें न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। याद रखिएगा कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसका जो टोटल लोकेशन है वो कहां सेंट्रलाइज रहेगा? तो इनसाइड द न्यूक्लियस, नाभिक के अंदर। न्यूक्लिक अम्लों का अगर वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो बहुत पहले से दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हमें ज्ञात है, जिनके बारे में आप हमेशा सुने हुए हैं, हमेशा पढ़ते हैं। एक होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको आप डीएनए के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको आप आरएनए के नाम से जानते हैं। तो मैंने पहले ही बोला कि पूरे चैप्टर का थीम डीएनए और आरएनए जैसे जेनेटिक जो मटेरियल्स हैं इनके ऊपर ही घूमेगा, ठीक है। डीएनए मुख्यतः नाभिक में पाया जाता है, जबकि आरएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसके ऊपर देखो, ये सब ना बायोलॉजी वाले सेक्टर है, इनके ऊपर भैया भयंकर सवाल पूछता है बायोलॉजी में, ठीक है। अरे क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए, डीएनए में कहां पाया जाता है? नाभिक में। जबकि आरएनए कहां मिलता है सर? साइटोप्लाज्म में मिलता है। याद रखेंगे, जो सेल होता है, सेल में आपने साइटोलॉजी अगर पढ़ी होगी, कोशिका सिद्धांत पढ़ा होगा, तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, ये सारी चीजों को आप लोग काफी डिटेल में वहां पर पढ़ते हैं। तो आरएनए का लोकेशन कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। ये जो बार बार रिपीट कर रहा हूं ना, यही सब शब्दों को आप लोग को ध्यान में रखना है। जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं वो सवाल बन जाएंगे, ठीक है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। डीएनए अणु में स्थैतिक जेनेटिक सूचनाएं वास्तव में जीवित कोशिकाओं में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक कोड युक्त निर्देशों का ही सेट होती है। मतलब डीएनए प्रोटीन सिंथेसाइज करता है कि नहीं करता है? कर सकता है। ओके, मिला जुला की इतनी सी बात थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब ये देखिए, एक डीएनए बनाने के लिए, या जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है उसको बनाने के लिए 3 सप्लीमेंट लगते हैं। कितने लगते हैं? 3। पहला रहता है आप लोग का नाइट्रोजनस बेस, जैसे ये दिख रहा है आप लोग को, ये नाइट्रोजन युक्त क्षार है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। दूसरा आता है पेंटोस सुगर। देखो, 5 कार्बन वाला एक सुगर रहेगा, ठीक है। मतलब 5 कार्बन नहीं, मतलब 5 साइक्लिक रिंग वाला एक सुगर रहेगा, ठीक है। इसमें भी है, इसमें भी है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है फॉस्फेट आयन या फास्फोरिक एसिड। यहां भी है और यहां भी है। तो कभी भी राइबोन्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट कौन कौन से हैं? तो पहला आप लोग का आता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस के आधार पे ही आप लोगों ने देखा था कि ये 2 वर्गों में बढ़ जाता है। एक प्यूरिन होता है और दूसरा पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन में आप लोग एडेनिन और ग्वानिन को लेते हैं, पिरिमिडीन में आप लोग साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल को लेते हैं। अब बात होती है कि देखो, मैंने बोला ना, न्यूक्लिक एसिड से ही आप लोग का आरएनए भी बनना है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और दूसरा क्या बनना है? डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों में ना नाइट्रोजनस बेस की अगर बात करेंगे तो जो पिरिमिडीन है उसमें 3 थे, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। तो याद रखना, साइटोसिन दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। साइटोसिन दोनों में पाया जाएगा। बट जो आरएनए है दोस्तों, वहां पर आप लोग यूरेसिल यूगे, और जो डीएनए है वहां पर आप लोग थाइमिन को यूज करते हैं। बाकी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये दोनों में क्या रहता है? कॉमन रहता है। इतना सा फर्क रहता है डीएनए आरएनए में। आगे चल के और डिटेल में आप लोग पढ़ने वाले हैं। ये देखो, ये मेरा
एडेनिन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है और ये साइटोसिन राइबोन्यूक्लियोटाइड है। तो ये सारे के सारे क्या मिलके बनाते हैं, ये देखो, ये नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट आयन मिलके हमारा क्या बनेगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। याद रखेंगे, आगे चल के ये सारे स्ट्रक्चर्स भी काफी काम के हैं। चलिए ध्यान देंगे आप सभी लोग। थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जब फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज एवं नाइट्रोजन युक्त क्षारों के बीच बंधन प्रदर्शित करती है, न्यूक्लियोटाइड को दो जोड़ी रासायनिक संगठन के कंपोजिशन को वहां पर रिप्रेजेंट करना है। पहला बोल रहा है न्यूक्लिक एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एवं फास्फोरस, ये 5 तत्व पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड में कितने एलिमेंट आप लोग वहां पर सस्टेन करेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अपना हाइड्रोजन और फास्फोरस। अधिकांशतः 15 to 16% नाइट्रोजन और 9 से 12% तो फास्फोरस रहता है किसी भी न्यूक्लिक एसिड में। कंपोजिशन भी बता दिया ना, इन पांचों में सबसे ज्यादा कौन रहेगा, तो नाइट्रोजन रहेगा। पूरा नाइट्रोजनस बेस लग जा रहा है वहां पर। ये रंगहीन जटिल यौगिक हैं जो मुख्यतः 3 इकाइयों में बढ़ते हैं। और वो कौन कौन से 3 इकाई हैं, तो पहला इकाई है, 3 इकाई में पहला इकाई है क्षार। क्षार कौन सा, तो नाइट्रोजीनियस क्षार। दूसरा शुगर, शुगर कौन सा, पेंटोस शुगर। शुगर कौन सा दोस्तों, तो पेंटोस शुगर। और फास्फोरिक एसिड। ये 3 यूनिट से मिलकर हमारा कोई भी न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। तो बार बार इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेटल हो जाए, ठीक है। तथा न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन से प्राप्त होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड सामान्यतः न्यूक्लियोसाइड के फास्फोरस एस्टर होते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने अभी क्लास स्टार्ट होते ही आपको बोला था कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड 2 अलग अलग चीजें हैं। नाम में एकदम ध्यान से रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड 2 अलग अलग चीजें हैं। होता क्या है, तो न्यूक्लियोसाइड ना अपने आप में क्या है, न्यूक्लियोसाइड की पहले बात कर रहा हूं। न्यूक्लियोसाइड छोटा भाई है, न्यूक्लियोटाइड उसका बड़ा भाई है, और इनका बड़ा भाई है न्यूक्लिक एसिड, जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनेगा, क्योंकि वो उसका पॉलीमर है, बहुलक है। देखो होता क्या है, जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो एक्चुअल में नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर का कॉम्बिनेशन रहेगा। उसमें जब मैं फास्फोरस के एस्टर को यूज करूंगा या फास्फोरिक एसिड को यूज करूंगा, तब वो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर बनाएंगे न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चरणबद्ध तरीके से प्रोसेस चलता है। तो जो कि नाइट्रोजनस क्षार से जुड़े पेंटोस शर्करा से जुड़ा रहता है, वही है। ये लाइन को रिपीट कर दिया, जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सिंपल सा स्ट्रक्चर आप लोग दिख रहा है, ये न्यूक्लियोटाइड यूनिट है, जहां पर NB लिखा है। NB मतलब नाइट्रोजनस बेस, NB बोले तो नाइट्रोजनस बेस। ये पेंटोस शुगर हो गया, और यहां पर हमारा फॉस्फेट आयन जुड़ेगा। तीनों जब आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, ठीक। चलिए आगे और देखिए, बोल रहा है कि कौन कौन सा हम लोग यहां पर बेस यूज करते हैं, क्षार यूज करते हैं। तो जब भी नाइट्रोजनस बेस की बात आएगी ना, क्षार की बात आएगी, तब मेरे प्यारे साथियों, विषम चक्रीय नाइट्रोजनी क्षारों में 2 वर्ग होते हैं। एक पहला वर्ग क्या कहलाता है, प्यूरीन। क्या कहलाएगा सर, प्यूरिन्स। प्यूरिन्स में 2 ही आएंगे, एक आएगा आप लोग का एडिनिन और दूसरा आएगा गुआनिन। एडिनिन और गुआनिन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर आता है नाइट्रोजनस बेस में, यह है पिरिमिडीन। क्या है, पिरिमिडीन। तो पिरिमिडीन में 3 लोग आते हैं आप लोग के सामान्यतः, वो है यूरेसिल जो कि RNA में जाएगा, थाइमिन जो कि DNA में जाएगा, साइटोसिन जो दोनों में कॉमन रहेगा, मैं यहां पर एक ट्रिक आप लोग को बता दे रहा हूं। RNA और DNA में याद रखो, अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, D आता है, R नीचे जाता है। सिमिलरली थाइमिन और यूरेसिल में इसकी स्पेलिंग T से शुरू है, तो इसको T को अल्फाबेटिकली ऊपर लिखोगे, U को अल्फाबेटिकली नीचे लिखोगे, और आप ना इसको ऐसे ऐसे मैच कर दो, बस बात खत्म। कि भैया DNA में कौन जाएगा, तो DNA में थाइमिन जाएगा, RNA में कौन जाएगा, तो RNA में सर यूरेसिल जाएगा, ठीक है। RNA में यूरेसिल जाएगा। अब हमेशा नहीं भूलोगे, क्योंकि अक्सर ना कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि DNA में पूछ देता है, DNA में निम्न में से क्या मौजूद नहीं है। ऑप्शन में यूरेसिल भी रहता है, थाइमिन भी रहता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कभी कंफ्यूज मत होना, अल्फाबेटिकली अरेंज करना और सीधा सीधा जोड़ा लगा देना, कहानी खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कुछ नाइट्रोजनस बेस है दोस्तों, उनका आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिए। जैसे अभी आपने 5 पढ़ा ना, तो ये 5 का स्ट्रक्चर, ये है आप लोग का एडिनिन, ठीक है, जिसमें 6 अमोनिया प्यूरिन लगता है। वो स्ट्रक्चर पे जनरली सवाल बहुत रेयरली पूछे जाएंगे। दूसरा ये रहा आपका गुआनिन, ये रहा आपका यूरेसिल जिसको 2,4-डाइऑक्सीपिरिडीन के नाम से भी जानते हैं। फिर यह है थाइमिन, और ये रहा आप लोग का साइटोसिन। स्ट्रक्चर दिखाना जरूरी था, इसलिए मैं बस दिखा दिया, बट डायरेक्ट स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखिए,
पहला हमारा नाइट्रोजिनस बेस हमने अच्छे से कवर कर लिया। नाइट्रोजिनस बेस में हमने पढ़ा 2 सेक्टर हैं। प्यूरिन, बताओ प्यूरिन में क्या क्या रहता है, रिपीट करो मेरे साथ। प्यूरिन में रहता है सर आप लोग का एडिनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन में 3 होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। यूरेसिल कहाँ जाएगा, आरएनए के लिए, थाइमिन कहाँ जाएगा, डीएनए के लिए। ठीक है, बस इतना याद रखना। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता था हमारा न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए, पेंटोस शुगर। तो पेंटोस शुगर में भी 2 टाइप के होंगे, एक होगा राइबोस शुगर और होगा डीऑक्सीराइबोस शुगर। इसी राइबोस शुगर से राइबोन्यूक्लिक एसिड बन जाएगा और डीऑक्सीराइबोस शुगर से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बनेगा। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में बिल्कुल सिमिलरिटी है। मैंने बायोमोलिक्यूल का पहला लेक्चर अगर आप लोगों को दिखाया होगा तो राइबोस शुगर और ये उसका स्ट्रक्चर आप लोग पहले से भी पढ़ चुके होंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मेंबर का शुगर जो होता है राइबोस शुगर ही होता है। 6 मेंबर में आप लोग ग्लूकोज और फ्रक्टोज को पढ़ने लगते हो, गैलेक्टोज पढ़ने लगते हो, वो 6 मेंबर में आते हैं, ये लोग 5 मेंबर में आते हैं। फर्क इतना है कि ध्यान से देखेंगे, यहां पर जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है ना, यहां जो सेकंड कार्बन है, यहां दोनों साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, बाकी सब कुछ जो जैसा है वैसा ही यहां भी रहेगा। बस इसमें क्या होता है, राइबोस शुगर में एक हाइड्रोजन जो रहता है ना वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है OH के साथ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। तो डीऑक्सी का अगर मैं हाइड्रोजन हटा के OH लगा दूं तो वो राइबोस शुगर हो जाएगा। डीऑक्सीराइबोस शुगर से क्या बन जाएगा, राइबोस शुगर। इतना बस, ये वाला लोकेशन C2 पे एक OH रहेगा, C2 पे यहां पर दोनों साइड HH रहेगा, बस इतना डिफरेंस है। बाकी पूरा स्ट्रक्चर क्या रहता है, एग्जैक्टली सेम रहता है। तो राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शुगर में इतने का अंतर है कि राइबोस शुगर में एक OH ग्रुप एक्स्ट्रा पाया जाता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सभी लोग को समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं दोस्तों। चलिए, तीसरा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जिसको आप हमेशा से पढ़ते आए हो, फॉस्फेट यूनिट। फॉस्फेट यूनिट में हम लोग फॉस्फेट आयन यूज करेंगे, PO3-, ठीक है, सॉरी PO4-3। ओके, अब देखो, अब तीनों को मिला रहा हूं मैं, तीनों को मिला रहा हूं, मतलब नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट यूनिट। तो ध्यान समझेंगे, यह राइबोस शुगर हो गया, यहां डीऑक्सीराइबोस शुगर हो गया, मतलब हमने पेंटोस शुगर यूज कर लिया। यहां B मतलब क्या है, B मतलब सर है नाइट्रोजिनस बेस। B किसको रिप्रेजेंट करता है, नाइट्रोजन युक्त क्षार को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां भी B लगा दिया, मतलब नाइट्रोजन युक्त क्षार रिप्रेजेंट हो रहा है। दूसरा यूनिट लग गया। तीसरा यूनिट आप लोग देख रहे हो, यहां पर 3rd रैंक पर आप लोगों को क्या लग रहा है सर, फॉस्फेट यूनिट भी आके अलाइंस हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग का ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड यूनिट। न्यूक्लिक एसिड नहीं बना है, न्यूक्लियोटाइड। अब ऐसे बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे तब बनाएगा एक न्यूक्लिक एसिड का परमाणु या अणु। ठीक है, तो देखो ये राइबो न्यूक्लियोटाइड है और ये डीऑक्सीराइबोस से बना है, तो ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है। इज दैट क्लियर एवरीवन? थोड़ा सा बोरिंग और थोड़ा सा टफ लग सकता है ये चैप्टर, बट MCQ एक आपसे लगेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोग एक एक चीज को समझो और सवाल लगाते समय आपके कलम ना रुके। चलिए ध्यान से समझेंगे। अब बात आ रही है न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनना है, न्यूक्लियोटाइड में कितने यूनिट होने हैं सर, 3 यूनिट, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट जो आयन रहेगा। न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो न्यूक्लियोसाइड बड़ा सिंपल सा चीज है, इसमें खाली 2 ही यूनिट रहते हैं। ये छोटा भाई है ना न्यूक्लियोटाइड का, इसमें नाइट्रोजनीकरण क्षार रहेगा और पेंटोज शुगर रहेगा, बस ये 2 चीजें रहेंगी। इसीलिए तो आपने पहले पढ़ा था कि न्यूक्लियोसाइड का जब हम लोग फॉस्फेट एस्टर से रिएक्शन करा देते हैं तब हमारा न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, क्योंकि 2 तो यहां पर है, एक तीसरे की कमी है फॉस्फेट आयन की, वो यहां से जुड़ जाएगा तो ये न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा और उस न्यूक्लियोटाइड से आप लोग न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करोगे। अभी हम लोग न्यूक्लिक एसिड नहीं पहुंचे, अभी हम लोग उसके छोटे छोटे भाइयों के बीच में खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो राइबोज युक्त न्यूक्लियोसाइड को राइबो न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। ठीक है, और जैसे देखो बताओ, ये राइबो न्यूक्लियोसाइड है कि ये वाला है सर, यहां पर वो H दिखाना, तो ये राइबो न्यूक्लियोसाइड है और ये वाला H ही दिख रहा है, H दिख रहा है इसलिए दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड है, ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड और ये राइबो न्यूक्लियोसाइड के नाम से जाना जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्योंकि यहां पर OH है। राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर में इतने का फर्क था, यहां दोनों साइड हाइड्रोजन रहता है, यहां एक साइड OH रहता है, एक साइड हाइड्रोजन रहता है। क्लियर है सभी को? मजे से समझ में आ रहा है एकदम एक एक बात? स्ट्रक्चर भी मैं आप लोग के बीच में लाके दिखा रहा हूं ताकि आप लोग को एक एक चीज ना प्रैक्टिकली क्लियर रहे। आगे बढ़े दोस्तों, चलो बस यही देख लो, मैंने अभी जैसा जो बोला था वही चीज यहां पर रिपीट हो रही है कि भैया जो न्यूक्लिक एसिड है, जो न्यूक्लियोसाइड है,
न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट आयन आपस में जुड़ के किसका निर्माण कर देंगे? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर देंगे। जैसे देखिए पेंटोज शुगर हो गया, नाइट्रोजिनस बेस हो गया, इधर फॉस्फेट आयन रहता है। याद रखना बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तब क्या बनाएगा? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड हम बनाने जा रहे हैं, बहुत सारे अपने को न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना है। तो वो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते किससे हैं? तो भैया फॉस्फेट से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? इसका फॉस्फेट इसके फॉस्फेट आयन में क्या हो जाएगा? शेयरिंग होगा और इस तरीके से एक पूरा का पूरा सीरीज चलेगा। मतलब पॉलीमर बन रहा है, सीधी सी बात है। एन टाइम्स ये यूनिट क्या कर रहा है? खुद को रिपीट कर रहा है। तो भैया बड़े सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो एक हायर मॉलिक्यूलर मास का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे जिसे हम नाम देंगे न्यूक्लिक एसिड। क्या कहेंगे सर? न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? मजा आ रहा है नहीं आ रहा भाई? एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो न्यूक्लियोटाइड में शर्करा का कार्बन विषम चक्रीय क्षार, भैया क्योंकि पेंटोज शुगर लियो ना इसलिए तो उसको ऑड नंबर ऑफ कार्बन चैन का वाला बेस वो बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और जो बेस रहता है वो भी आप लोग का ऑड नंबर में ही रहता है, ये भी याद रख लेना। तथा शर्करा के हाइड्रोक्सिल समूह के फॉस्फेट समूह द्वारा जुड़ा होता है। एक न्यूक्लियोटाइड की फॉस्फेट इकाई दूसरे पड़ोसी न्यूक्लियोटाइड की शर्करा इकाई से जुड़ी होती है। इस प्रकार से मिलकर न्यूक्लिक अम्ल बहुलक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसका पेंटोज यूनिट से आप पेंटोज शुगर यूनिट से इसके फॉस्फेट को क्या कर रहे हो? शेयर कर रहे हो। ऐसा इस सीरीज बनते जाएगा और पूरा आप लोग का पॉलीमर के तौर पे बहुलक के रूप में न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। ठीक, चलिए अच्छा, अब आ जा रहे न्यूक्लिक अम्ल में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जिसमें आप लोग डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए में ध्यान से समझेंगे। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, सुंदर सा दिख रहा होगा सभी लोगों को। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है वो बातें आप ध्यान से सभी लोग समझेंगे। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाया हमारा डीएनए, ओके। इसमें याद रखेंगे कुछ बातें कि भैया ये जो पूरा का पूरा एक कुंडली होती है ना, इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम ली जाती है। कितनी ली जाती है? 34 एंगस्ट्रॉम। और उसके बीच में ये सब नाइट्रोजनस बेस है ना सर, ये सब जो जुड़ रहे हैं ना, ये एडेनिन है, ग्वानिन है, इस टाइप से जुड़ते हैं ये लोग। सुनना मेरी बातों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक जो पूरा हेलिक्स आता है उसकी लंबाई कितनी होती है सर? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक कंप्लीट हेलिक्स की जो लेंथ आएगी, ठीक है, हेलिक्स की जो लेंथ आएगी, या एक पिच बोलना चाहिए, नॉट हेलिक्स बोलना चाहिए। ठीक है, एक पिच की जो लेंथ आती है दोस्तों वो याद रख लेंगे सभी लोग। पिच लेंथ ये 34 एंगस्ट्रॉम के आसपास होगा। अरे 3 एंगस्ट्रॉम लिख दिया, मैं भी पूरा गजनी हूं। 34 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, ध्यान समझेंगे। दूसरा, इस पिच में टोटल कितने बेस के लाइंस होते हैं? तो भैया 10 बेस लाइंस होती हैं। 10, ये जो लाइन दिख रहा है ना ये आप लोगों को, तो 10 बेस पेयर लाइन होती हैं। ओके, 10 बेस पेयर लाइंस अगर होंगी, इसका मतलब कि मेरे प्यारे साथियों तीसरा इंफॉर्मेशन आप लोग को यहीं से मिलेगा कि दो कॉन्जिक्यूटिव बेस लाइन के बीच में, जैसे ये एक क्षार वाली लाइन है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस रहता है? तो भैया टोटल 34 एंगस्ट्रॉम को आप 10 लोगों के बीचों में बांटोगे तो आप समझ गए कि टू कॉन्जिक्यूटिव बेस के बीच में, टू कॉन्जिक्यूटिव बेस के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा ना, बेस डिस्टेंस, वो कितना रहेगा सर? तो भैया 34 को आप 10 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा सर? 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना आएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। चौथा जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है ना, ये जो उसका व्यास आ रहा है डायमीटर, तो डायमीटर कितना मिलता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में डीएनए में? तो याद रखेंगे इसका जो डायमीटर आता है दोस्तों, ठीक है, इसका जो डायमीटर आता है वो लगभग 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। एक डीएनए यूनिट में, सबको पता है डीएनए जो है हमारा जेनेटिक यूनिट है। हम हमारे माता पिता की प्रतिलिपियां हैं, रेप्लिकेट फॉर्म है, तो वो डीएनए के थ्रू ही हुआ है। उनके जो गुण हैं, उनका हमारा चेहरा उनसे मिलता है, नाक, हाथ, पैर, मुंह, कान। ऐसे बचपन में बच्चा जब जन्म लेता है ना तो कंपेयर करते हैं ना कि इसका नाक पिता पर गया है, इसकी आंखें इसकी माता पर गई हैं। तो ये कैसे हो पाता है? डीएनए के कारण हो पाता है। फोटोकॉपी बना के भेजता है हम लोग को। इनफैक्ट गुण भी मिलते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, बट अपनी अपनी क्षमताएं हैं। ठीक है, चलिए जैसा भी है, क्षमताओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपना अपना रिस्क है लाइफ का। अब महात्मा गांधी जी ने रिस्क नहीं लिया रहता ना, तो बोलते हैं ना कि मोहनचंद करमचंद जी के पिताजी का नाम ज्यादातर लोगों को नहीं पता रहता, उनके बेटे का नाम भी ज्यादातर लोगों को नहीं पता रहता, पर गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, इनका नाम सबको पता रहता है। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने रिस्क लिया, अपनी एक आइडेंटिटी बनाई, उनके बेटे ने नहीं बनाई।
उन सबको पता होगा उनके बेटे का नाम राजेंद्र था, ऊपर करमचंद गांधी थे, तो अलग बात है। बट फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, ठीक है, कई बार तो लोग ये भी भूल जाते हैं रिपब्लिक डे कब है। मजाक की बात है। चलिए ध्यान दीजिए, तो 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास उसका डायमीटर रहता है और दो नाइट्रोजनस बेस के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो लगभग 3.4 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ये फैक्चुअल पॉइंट्स है, इनके ऊपर अक्सर सवाल पूछा जाता है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं दोस्तों, एक प्यूरिन ना एक पिरामिडिन से जुड़ता है। एक प्यूरिन एक पिरामिडिन से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। तो पूछा जाएगा डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। प्यूरिन में कौन थे सर? प्यूरिन में आपने देख रखा था, प्यूरिन में सर आप लोग का एडेनिन था और ग्वानिन था। प्यूरिन में हमारा कौन कौन सा था? प्यूरिन जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें हमारा एडेनिन था और ग्वानिन था, ठीक है, इसमें एडेनिन था, ग्वानिन था। फिर हमने पिरिमिडिन पढ़ा, जब पिरिमिडिन पढ़ा तब उसमें हमारे कौन कौन से दिखे? तो पिरिमिडिन में मेरे प्यारे साथियों आप लोगों ने 3 लोगों को देखा भैया, एक तो हमारा साइटोसिन था, दूसरा यूरेसिल था और तीसरा थाइमिन था। इज दैट क्लियर एवरीवन? मैं हमेशा बोल रहा हूं कि प्यूरिन की बॉन्डिंग किसके साथ? प्यूरिन की बॉन्डिंग पिरिमिडिन के साथ और पिरिमिडिन की बॉन्डिंग प्यूरिन के साथ होती है। दो अलग अलग नेचर के नाइट्रोजनस बेस आपस में एक दूसरे से बॉन्ड करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। बात यह आ रहा है कि बात किसकी पढ़ाई कर रहे हो आप? पढ़ रहे हो सर डीएनए की। अगर डीएनए पढ़ रहे हो इसका मतलब यूरेसिल का तो कोई रोल नहीं रहेगा, यूरेसिल का कोई रोल नहीं रहेगा। तो इसका एडेनिन सी और टी में से किसी एक के साथ जुड़ेगा, साइटोसिन या थाइमिन से जुड़ेगा, या जो ग्वानिन रहेगा वो भी साइटोसिन या थाइमिन से किसी एक के साथ जुड़ने वाला है। तो मुद्दा यह है कि कौन किसके साथ जुड़ता है। तो अगर कौन किसके साथ जुड़ता है की अगर बात करोगे दोस्तों, तो यहां पर आप लोग को, ठीक, तो अब कौन किससे जुड़ता है तो याद रखेंगे सभी लोग कि भैया आप देख रहे हो एडेनिन जो जुड़ रहा है ना वो थाइमिन से जुड़ता है। डीएनए में तो यूरेसिल रहना नहीं है, तो एडेनिन की बॉन्डिंग आप करने वाले हैं सर, एडेनिन की बॉन्डिंग आप करेंगे किसके साथ? थाइमिन के साथ, ठीक है। कितने बॉन्ड के साथ? यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, एडेनिन जो जुड़ता है सर ये थाइमिन के साथ जुड़ता है, डबल बॉन्ड के साथ, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पूछ सकता है ना कि एडेनिन किससे जुड़ता है, ऑप्शन डाल देगा आप लोग को, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, इनमें से कोई नहीं। तो एडेनिन किससे जुड़ता है सर? थाइमिन के साथ जुड़ता है। एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन से साथ जुड़ गया, क्योंकि डीएनए में आपको पता है यूरेसिल का तो रोल ही नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीवन? दूसरा आपसे ये क्या सवाल पूछता है? दूसरा सवाल ये पूछता है कि सर जो ग्वानिन है ये किससे जुड़ता है? तो ग्वानिन किससे जुड़ता है सर? तो ग्वानिन भी किसी पिरिमिडिन से जुड़ेगा और डीएनए में यूरेसिल है नहीं, मतलब साफ साफ समझ गए कि ग्वानिन जुड़ेगा सर साइटोसिन के साथ। ग्वानिन जुड़ेगा साइटोसिन के साथ, बट यहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं। कितने आते हैं सर? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं। क्लियर हो रही है बातें? तो ये पूरा का पूरा हमारा एक पूरा रफ डायग्राम स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जिसमें कौन किसके साथ कैसे बॉन्ड बना के क्या बन रहा है, ये सारी बातें मुझे लगता है अब आप लोगों को क्रिस्टल क्लियरली समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप ध्यान से आगे देखेंगे। ये सारी बातें क्लियर है कि डबल बॉन्ड लगता है एडेनिन और थाइमिन के बीच में, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगता है। तो देखो एडेनिन जा रहा है लॉक लगाएगा थाइमिन के साथ, ठीक है। सिमिलरली ग्वानिन जा रहा है लॉक लगाएगा साइटोसिन के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ये डबल बॉन्ड के साथ लगाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट आगे आ जाते हैं दोस्तों। देखो एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है और हेलो हेलो क्लास ले रहा हूं, थोड़ी देर में लगा रहा हूं। कंटिन्यू कॉल आ जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है, ये सब बेस पेयरिंग है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये जो बॉन्ड बनता है ये डॉटेड बॉन्ड बनाया, क्या मतलब? हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। एक प्यूरिन, एक इधर के लेफ्ट वाले प्यूरिन रहेंगे, राइट वाले हमेशा क्या रहते हैं? पिरिमिडिन रहते हैं। डीएनए है तो थाइमिन यूज किए, यूरेसिल छोड़ दिए। याद रखना, इस पे अक्सर सवाल बनता है, अक्सर सवाल बनता है। ये देखो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है। नेक्स्ट है प्यारे साथियों, ध्यान से आप समझेंगे। अब आप लोग को पढ़ना है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अभी तक आपने न्यूक्लियोसाइड पढ़ा, न्यूक्लियोटाइड पढ़ा, न्यूक्लिक एसिड का आधार पढ़ा। अब न्यूक्लिक एसिड, उसके फिजिकल, केमिकल, ये सारी चीजें अब हम लोग ध्यान से देखते जाएंगे। तो आरएनए कुछ पौधे एवं वायरस में जेनेटिक पदार्थ के रूप में काम करता है। याद रखना, जो वायरस होते हैं ना, डीएनए लगभग सब में पाया जाता है, डीएनए वायरसेस में नहीं पाए जाते हैं। ये सवाल ना कई बार दुनिया के बड़े 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 एग्जामों में पूछ चुका है ना, सारे बड़े एग्जाम में पूछ चुका है कि डीएनए कहाँ नहीं पाया जाता है। तो भैया डीएनए नहीं पाया जाता है वायरस में। कहाँ नहीं पाया जाता है? वायरस में। वायरस में क्या रहता है? तो वहां आरएनए पाया जाता है और कुछ पर्टिकुलर पौधे हैं उनमें आरएनए पाया जाता है।
तथा अन्य जीवधारियों में यह डीएनए के साथ पाया जाता है। तो डीएनए क्या होता है, रोला हो जाता है, मतलब वो डोमिनेटर है, सीधी सी बात है आरएनए पे। आरएनए नाभिक, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स की झिल्ली में पाया जाएगा। ठीक है, समझिएगा बात को, इस पॉइंट को। आरएनए कहां मिलता है, तो न्यूक्लियस पे, साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम्स की झिल्ली में मिलेगा। और आरएनए से ये सब जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं सब क्वेश्चन है भाई, इस पे सवाल बन जाएंगे। आरएनए में महाअणु होता है परंतु यह डीएनए से छोटा होता है। ठीक है, ध्यान से। राइबोन्यूक्लिक अम्ल किसी कोशिका में कई रूपों में पाया जाता है जो प्रत्येक राइबोन्यूक्लिक अम्ल से बना होता है और ये 3 यूनिट से मिलकर बनते हैं, जिसमें आपने अभी पढ़ा था पेंटोस शुगर रहेगा, जिसमें राइबोस शुगर यूज करोगे, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर यूज करते हो। दूसरा प्यूरिन में आप लोग एडेनिन और ग्वानिन यूज करोगे, पिरामिडिन में आप लोग साइटोसिन और यूरेसिल यूज करोगे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई अब आरएनए की हो रही है। पढ़ाई किसकी हो रही है सर? राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए की हो रही है। तो यहां पर थाइमिन नहीं आएगा, यहां पर यूरेसिल आएगा और फॉस्फेट ग्रुप तो रहेगा ही, जो दोनों में कॉमन रहता है, चाहे डीएनए बोल लो चाहे आरएनए बोल लो। क्लियर हो रही है बातें? अब ध्यान से समझेंगे। आरएनए की संरचना के ऊपर अगर बात करोगे तो ये खास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार रफली सुन लो कि आरएनए का न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, पेंटोस शर्करा का बना होता है, जिसे राइबोस शर्करा या राइबोन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से 3,5 फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड, इसके ऊपर सवाल पूछ चुका है ना एक आध बार। 3rd और 5th रैंक पे क्या रहता है? फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में आरएनए डीएनए के समान ही होता है और राइबोन्यूक्लियोटाइड की बहुलक श्रृंखला आरएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड सूत्र को बनाते हैं। नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तभी तो हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड बनेगा ना, क्योंकि राइबोन्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर यूनिट होगा, जैसे न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड होता था तो राइबोन्यूक्लिक एसिड का राइबोन्यूक्लियोटाइड होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का मोनोमर यूनिट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होगा। पेंटोस शुगर वहां पर डीऑक्सी पेंटोस शुगर यूज करना पड़ेगा। ठीक, चलो अगला सवाल, मतलब अगला सवाल इन द सेंस अगला कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आरएनए में भी आप लोग को क्लियर है कि आरएनए अणु एकल सूत्रीय होता है। आरएनए क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर या यूनिफॉर्मुलेटिक होता है। कुछ वायरसों में यह द्विसूत्रीय होता है, याद रखिए, कुछ वायरसों में यह द्विसूत्रीय होता है। सामान्यतः आप लोग एकल सूत्रीय लेते हैं। आरएनए हेलिक्स नहीं बनाता जो कि डीएनए बनाता है। आरएनए हेलिक्स नहीं बनाता, ठीक है, जबकि पूरक क्षार जोड़ों में एडेनिन और यूरेसिल आपस में जुड़ेंगे तथा ग्वानिन और थाइमिन ग्वानिन के साथ आप साइटोसिन को जोड़ेंगे। हमेशा याद रखना, ग्वानिन के साथ साइटोसिन ही जुड़ता है, बाकी एडेनिन के साथ डीएनए में थाइमिन जुड़ा था, आरएनए में एडेनिन के साथ आप लोग को यूरेसिल को जोड़ना पड़ेगा। इतना सा खेला है। किसके साथ जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो आरएनए की प्राथमिक संरचना डीएनए की संरचना से 2 बिंदुओं पर भिन्न है। पहली बिंदु क्या है कि आरएनए में दोस्तों आप लोग शर्करा में राइबोस शुगर यूज करते हैं, डीएनए में आप लोग 2-डीऑक्सीराइबोस शुगर यूज करते हैं। ये तो सबको क्लियर है। पेंटोस शुगर में यहाँ राइबोस शुगर और वहां पे डीऑक्सीराइबोस शुगर, उसका स्ट्रक्चर भी दिखाया। इसमें दोनों साइड हाइड्रोजन रहता है सेकंड कार्बन पे, इसके सेकंड कार्बन पे एक साइड OH एक्स्ट्रा रहता है ना। दूसरा क्या फर्क है डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर में? तो डीएनए में पिरिमिडीन क्षार में आप यूरेसिल यूज करते हैं, जबकि आरएनए में यूरेसिल यूज करते हैं और डीएनए में आप लोग थाइमिन यूज करते हैं। तो ये तो हम लोग बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, अब रटा गया होगा आप लोग को, है ना जी। आगे बढ़ जाएं क्या? चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, अब आरएनए का वर्गीकरण, इसके ऊपर भी सवाल अक्सर पूछा जा रहा है ना। आरएनए का जो वर्गीकरण है, जो इसका क्लासिफिकेशन है, अगर हम उसको ध्यान से देखने जाएंगे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हम लोग को जाननी चाहिए। पहला, जिन जैव तंत्रों में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में केवल आरएनए होता है उसमें आरएनए जेनेटिक क्रियाविधि में उपयोग किया जाता है, जिसे जेनेटिक आरएनए के नाम से जानते हैं। समझिए, ऐसे हमारे बायोलॉजिकल सब्सटेंस जिसमें खाली आरएनए है, उनमें जो भी उनके जेनेटिक मतलब पीढ़ी को बढ़ाने वाली, ठीक है, उसमें जेनेटिक पूरे के पूरे डिसीजंस आरएनए खुद लेगा। जैसे वायरस है, ठीक है, वायरस में मान लीजिए आरएनए है, एक ही टाइप का है, तो फिर भैया उसमें डीएनए का रोल ही नहीं है, तो आरएनए ही उसमें जेनेटिक आरएनए के नाम से जाना जाएगा, जेनेटिक कैरियर नाम के रोल प्ले करेगा। बट जिन जैव तंत्रों मतलब ऑर्गेनिजम्स में आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ है, तो भैया डोमिनेट तो डीएनए करेगा, और आरएनए का बस इतना काम रहेगा कि भैया वो डीएनए के दिए हुए निर्देशों को
कैरी करेगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा, इसलिए वो नॉन जेनेटिक हो जाएगा। यहां पर आरएनए क्या रोल, नॉन जेनेटिक है। ठीक है, तो देखिएगा जहां आरएनए डीएनए के साथ होता है वहां आरएनए डीएनए के आदेशों को ले जाने में प्रयुक्त किया जाता है। यहां पर राजा कौन बन जाएगा, यहां पर राजा बन जाएगा आप लोगों का डीएनए, उसका इंस्ट्रक्शन को आरएनए कैरी करेगा बस। ठीक है, इनमें आरएनए जेनेटिक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त नहीं होता, बस यही बात तो मैं बोल रहा था। जेनेटिक सब्सटेंस के रूप में कौन यहां पर यूज होने वाला है, डीएनए। और अब डीएनए है ही नहीं, केवल आरएनए था, तब तो आरएनए के बल्ले बल्ले थे। बट अगर डीएनए के साथ आरएनए आ गया तो डीएनए के साथ सामने आरएनए ऐसे झुक के रहेगा ना भाई, मजाक की बात है। ठीक है, तो इसे इस प्रकार के आरएनए को हम लोग नॉन जेनेटिक आरएनए बोलते हैं। तो पूछा जाए नॉन जेनेटिक आरएनए कब ऑब्टेन होगा, जब वो डीएनए के साथ आएगा। मतलब सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक आध एक्सेप्शनल प्लांट्स और वायरसेस को छोड़ के। जैसे हमारे बॉडी में डीएनए आरएनए दोनों है, तो कैरियर कौन है, जेनेटिक कैरियर कौन है सर, डीएनए है। उसका इंस्ट्रक्टर कौन है, मतलब सॉरी उसका मैसेज कैरियर कौन है, तो भैया वो फिर रोल प्ले कर देता है हमारा आरएनए। दैट मीन्स कि हमारे बॉडी में जो जेनेटिक सब्सटेंस है वो डीएनए है और नॉन जेनेटिक के रूप में आरएनए मौजूद रहता है। ओके, क्लियर है। नॉन जेनेटिक आरएनए विषमांगी मतलब हेट्रोजीनियस होते हैं, ये याद रख लेना, सवाल तो ऐसे नहीं पूछ सकता पर देख लो। तथा कोशिका में उपस्थित व कार्यों के आधार पर निम्नानुसार प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। ये 3 टाइप से वर्गीकृत करते हैं। पहला एक आता है आप लोग का आरआरएनए, सब कुछ स्मॉल में लिख लो थोड़ा सा, आरआरएनए। ठीक, सबके अपने अपने यूजेस हैं। दूसरा आता है टीआरएनए और तीसरा आता है मैसेंजर आरएनए मतलब एमआरएनए। 3 अलग अलग टाइप के आप लोग को आरएनए यूज करना है जब आरएनए क्या है, जेनेटिक सब्सटेंस के रूप में यूज नहीं किया जा रहा। तो ध्यान से देखेंगे क्या क्या है। पहला है हमारा मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए, जिसको एमआरएनए से आप डिनोट कर रहे हो। ये क्या है, इसको थोड़ा मैं बॉक्स में कर दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे। पहला पॉइंट है यह संक्षिप्त आयु का अणु होता है, इसका एज ज्यादा रहेगा नहीं। ठीक है, जो कि जेनेटिक सूचनाओं को डीएनए से राइबोसोम तक ले जाता है, जहां प्रोटीन का संश्लेषण होता है। याद रखना, प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है, तो राइबोसोम में होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर बायोलॉजी में सवाल बनता है। प्रोटीन कहां सिंथेसाइज होता है, राइबोसोम का मेन काम क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, चलिए दूसरा राइबोसोमल आरएनए, जिसको आरआरएनए के नाम से जाना जाता है, राइबोसोमल आरएनए। अब इसका क्या नया सीन है भैया, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। यह राइबोसोम का समग्र भाग होता है। जैसे जितना बड़ा राइबोसोम होगा उसमें 3 यूनिट है, बट अकेला यूनिट सबसे बड़ा यूनिट यही है। लगभग आप मान के चलिए कि राइबोसोम का 75% कोशिकीय घटक ना राइबोसोमल आरएनए के नाम पे ही जाना जाएगा, इसलिए इसका नाम ही राइबोसोमल आरएनए रख दिया गया है। और आरआरएनए का जो मॉलिक्यूलर मास रहता है वो 40,000 से 1.5 लाख के आसपास आप लोग यूनिट में लेंगे। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मतलब लास्ट वाला, नॉट इंपॉर्टेंट, पढ़ सकते हो इंपॉर्टेंट टाइप का भी, ट्रांसमिशन आरएनए, जिसको टीआरएनए बोलते हैं, संदेशवाहक है ये। अच्छा नहीं, संदेशवाहक तो मैसेंजर था। ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, यह अमीनो अम्लों को ले जाने का कार्य करता है। इसका मेन फंडा क्या है सर, ये अमाइनो एसिड को ले जाता है। ये क्या ले जाता है, तो ये जेनेटिक सूचनाओं को ले जाने का काम करता है जो डीएनए इसको दिए रहता है। टीआरएनए मतलब जो मैसेंजर आरएनए जो है ना, डीएनए के मैसेजेस को राइबोसोम तक ले जाएगा, जहां प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, संश्लेषण होगा। ठीक है, जो आरआरएनए सबसे बड़ा यूनिट है। ठीक है, और उसका 75% आरएनए का खुद कैप्चर करके रखता है हिस्सा। ट्रांसफर आरएनए का मतलब बस इतना है कि यही रहते हैं जो अमाइनो एसिड्स को ले जाते हैं। टीआरएनए अणु में 75 से 78 न्यूक्लियोटाइड होते हैं तथा इनका आणविक द्रव्यमान 23,000 से लेकर 25,000 तक के आसपास होता है। टीआरएनए अणु के मध्य में एक 3 क्षारों का क्रम होता है जिन्हें एंटीकोडॉन कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोडॉन और एंटीकोडॉन, इनको भी याद रखना कि एंटीकोडॉन कहां मिलता है, तो वो है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए में मिलता है। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान 3 क्षार एमआरएनए में पूरक क्रम में हाइड्रोजन बंधित होते हैं। यही 3 जो बेस रहते हैं ना, प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करेगा, यहां पर हो रहा है मैसेंजर आरएनए में। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए में ये लोग क्या रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड रहते हैं। वैसे भी मैंने बोला कि जो नाइट्रोजिनस बेस रहेंगे, चाहे एडेनिन यूरेसिल के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाए, वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, आगे बोलता है सभी टीआरएनए में एल साइज की तृतीयक संरचना पाई जाती हैं
और टीआरएनए की तृतीयक संरचना में हाइड्रोफोबिक अर्थात क्रियाएं मुख्य स्थायीकरण बलों का कार्य करती हैं। हाइड्रोफोबिक रिएक्शन होते हैं, मतलब वाटर का रेजिस्टिव होता है ये, और कुछ नहीं है। चलो, अब हमने जितने भी आरएनए डीएनए पढ़ रखे हैं ना, अब उनके बीच में एक तुलनात्मक इस दृष्टिकोण से न देख लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है दोस्तों जो अब आप लोग को पता नहीं है या जो आपने पढ़ नहीं रखा है। यहाँ डीएनए है, यहाँ आरएनए है। पहला क्या अंतर रहेगा कि ये सामान्य जेनेटिक पदार्थ हैं, ये सूक्ष्म कुछ वायरसों के जेनेटिक पदार्थ है, क्योंकि मैंने बोला ना वायरस में डीएनए नहीं मिलते हैं। हालांकि हर वायरस भी ऐसा नहीं है, और कुछ प्लांट इसमें रहते हैं, ठीक है। बट ये ना एसएससी में ना कम से कम 10-20 बार पूछ चुका है, पता है, इंडिया के सेंट्रल लेवल के एग्जाम में, कि डीएनए कहाँ नहीं पाया जाता, ऑप्शन में वायरस रहता है, ठीक है। चलिए, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ऐसा कुछ कुछ करके दे देगा आप लोग को, कहाँ नहीं डीएनए पाया जाता है, तो वायरस। इनमें 2 सूत्रीय मतलब डबल स्टैंडर्ड होते हैं, और ये केवल होता है सिंगल स्टैंडर्ड वाला, इसलिए हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाएगा, ये नहीं बनाता। इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाएगा, इसमें ओनली राइबोज शुगर पाया जाएगा। दोनों का स्ट्रक्चर सेम रहता है, बस यहाँ पर सेकंड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन रहते हैं, यहाँ सेकंड कार्बन पे 1 हाइड्रोजन के साथ एक OH ग्रुप भी रहता है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। डीएनए आरएनए इसके ऊपर ना दर्जनों बार सवाल पूछ चुका है। डीएनए में पाया जाएगा 4 ऑप्शन दे देगा, डीएनए में नहीं पाया जाएगा 4 ऑप्शन दे देगा, ऐसे घुमा घुमा के पूछता है। इनमें थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल मिलेगा, मतलब टोटल क्या मिलेगा, तो एडेनिन मिलेगा, ग्वानिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा और यूरेसिल मिलेगा। क्लियर हो रही बात है। एडेनिन थाइमिन के साथ 4 जोड़े बनाता है। कैसा बनाता है, तो भैया एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है थाइमिन के साथ, और जो ग्वानिन रहता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है साइटोसिन के साथ। यहाँ एडेनिन की पेयरिंग किसके साथ होगी सर, यूरेसिल के साथ होगी, ठीक है। पूरे अणु में जोड़ियां बनती हैं, केवल हेलिकल क्षेत्र में जोड़ियां बनती हैं, ओके। यह केवल एक प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो अभी आपने पढ़ा था ट्रांसफर आरएनए, फिर आपने पढ़ा था मैसेंजर आरएनए, और एक आपने पढ़ा था राइबोसोमल आरएनए। 3 टाइप के आरएनए आपने देखे थे, है ना जी। सब लोगों को साफ साफ क्लियर तो हो रहा है ना। चलो नेक्स्ट आगे आ जाओ। यह केवल एक प्रकार, अच्छा ये तो हो गया। यह मुख्यतः क्रोमोसोम में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह नाभिक और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में मिलेगा। ये क्रोमोसोम्स में, इसलिए तो डीएनए को क्रोमोसोम से ही डीएनए पूरा वो इंफॉर्मेशन को कैरी करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है ना। जेनेटिक संदेश में प्रयुक्त होता है, मतलब कि जो भी जेनेटिक ऑर्डर्स हैं उसके लिए हम लोग डीएनए यूज करते हैं। जब डीएनए के साथ आरएनए आता है तब आपको पता है कि आरएनए का बस इतना रोल है कि वो डीएनए के दिए हुए निर्देशों को पहुंचाए एक जगह से दूसरे जगह तक। तो यह संदेशों को प्रोटीन में स्थानांतरित करता है, राइबोसोम तक ले जाके इंफॉर्मेशन को पहुंचाएगा, और राइबोसोम में ही क्या होना है आप लोग का, प्रोटीन का सिंथेसिस होना है, संश्लेषण होना है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में न्यूक्लियोटाइड होती हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता है, थोड़ी कम संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स होती है, क्योंकि डीएनए काफी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। बड़ा भाई है ये, छुटकू भाई है उसके सामने, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है डीएनए आरएनए सारा इन्फॉर्मेशन अब आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब चलो एक इन्फॉर्मेटिव बात मैं और आप लोग को बता देता हूं, यहां से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर नाइट्रोजनस बेस, ये बेस है, ये मतलब ये पूरा का पूरा हमारा फ्लो लाइन है, ध्यान से समझेंगे सभी लोग। किस समय क्या क्या बनता है, किस समय क्या क्या बनता है। तो अगर नाइट्रोजनस बेस की जगह पे अपन एडेनिन ले ले, बाकी बेस में तो आपको पता है राइबोस शुगर लिया जा रहा है, ठीक है। न्यूक्लियो जो साइड है, न्यूक्लियोसाइड, तो वो क्या जनरेट होगा, न्यूक्लियोसाइड क्या जनरेट होगा, आपको पता है बेस, आपको पता है बेस प्लस पेंटोज शुगर, ये दोनों मिलकर आप लोग का क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ये क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। और ये जो न्यूक्लियोसाइड रहता है, इसके में अगर मैं फॉस्फोरिक एसिड का यूज कर लूं, फॉस्फेट के एस्टर यूज कर लूं, ठीक है, तो अब ये बना लेगा न्यूक्लियोटाइड। अब ये क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड। याद रहा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें रहती हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और आप लोग का फॉस्फोरिक एसिड के डेरिवेटिव्स। बट जो न्यूक्लियोसाइड रहता है इसमें खाली 2 ही लोग रहते हैं, बेस और शुगर। तो याद रखना, एडेनिन राइबोस शुगर के साथ मिलकर एडिनोसिन बनाएगा। आखिरी में सीन वर्ड यहां पर जोड़ना है, ठीक है।
ग्वानिन राइबोसुगर के साथ मिलकर गुआनोसिन बनाएगा, साइटोसिन जुड़ के साइटोटिडीन बनाएगा, यूरेसिल और राइबोसुगर मिलकर यूरिडीन बनाएगा। फिर ये लोग क्या करते हैं, आगे चल के फास्फोरिक एसिड से जुड़ जाएंगे, तो ये एडिनोसिन प्लस फास्फोरिक एसिड एडिनाइलिक एसिड बन जाएंगे, ग्वानिसिन प्लस फास्फोरिक एसिड ग्वानिलिक एसिड हो जाएंगे, क्योंकि एसिड से रिएक्शन किया है ना। साइटिडीन प्लस फास्फोरिक एसिड साइटिडाइलिक एसिड हो जाएगा, यूरिडीन प्लस फास्फोरिक एसिड यूरिडाइलिक एसिड के नाम से जाना जाएगा। तो ये उसके न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स हैं, ये उसके न्यूक्लियोसाइड यूनिट्स हैं। ये बेस और शुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। दैट विल बी टोटल कॉन्सेप्ट। ओके, तो मुझे लगता है यहां तक कि एक एक बात मेरे प्यारे साथियों आप सब लोग को समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान से, अब यहां पर हम लोग डीएनए के लिए आ रहे हैं। तो डीएनए में आप लोगों को पता है डीएनए तो सीधे राइबोन्यूक्लिक एसिड से ही बनना है। यहां पर आपको तीनों चीजें मिलानी पड़ेंगी। डीएनए में आप थाइमिन यूज करेंगे ना, यूरेसिल नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? थाइमिन। तो ये आप लोग का राइबोस शुगर की जगह पे डीऑक्सीराइबोस शुगर यूज होने वाला है अब, ठीक। और फिर फॉस्फेट डायरेक्ट जोड़ दिया, डायरेक्ट जोड़ के अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं सर? न्यूक्लियोटाइड में डायरेक्ट आ रहे हैं हम लोग। आरएनए में आप लोग राइबोस शुगर यूज किए थे, डीएनए में आप लोग डीऑक्सीराइबोस शुगर यूज करोगे। बाकी आपको पता है बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट आयन या फॉस्फोरिक एसिड जो भी रहेगा, ये डायरेक्ट में, ठीक, तीनों मिलके क्या बना लेंगे? हमारे न्यूक्लियोटाइड्स। किसके न्यूक्लियोटाइड? डीएनए वाले, ठीक है। तो होप से ये पूरी बातें, पूरा कहानी आप लोग को समझ में आया। वीडियो को थोड़ी देर के लिए आप लोग रोकेंगे और जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसको अब आप लोग डील करेंगे। इसके बाद अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन बनाएंगे। तो उसके लिए पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी तक जितना पढ़े हो 5 मिनट का पॉज लो और सारी चीज़ों को एक बार रिपीट करो, रिविजन करो। देन आफ्टर फिर हम एमसीक्यू लगाएंगे ना, तो एक एक सवाल अब आप लोग से बनने लग जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रही है बातें सभी लोगों को? यस और नो? समझ में आ रहे हैं ना भाई? ठीक है। तो ये बस छोटी छोटी चीजें हैं हमारी, इनको याद रखिए, रिवीजन करिएगा थोड़ा सा। चलिए तो देखिएगा, बड़े सारे क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग को डील करते जाना है, ठीक है। अगर आपने थ्योरी को बढ़िया से रिवीजन कर लिया है तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि एक एक सवाल अब आप खुद से खुद लगेगा। और जितने भी डिफरेंट एग्जामिनेशंस में इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने लगभग सभी को इसमें कंसिडर कर लिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों से क्या पूछ रहा है दोस्तों? बोल रहा है एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है। भैया न्यूक्लियोटाइड बोला है, न्यूक्लियोसाइड नहीं बोला है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर है कि न्यूक्लियोसाइड 2 लोगों से मिलकर बनता है, बेस और पेंटोज शुगर। जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये 3 लोगों से मिलकर बनता है, नाइट्रोजिनस बेस भी रहेगा, पेंटोज शुगर भी रहेगा और आप लोगों का फॉस्फेट आयन भी रहेगा। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा? क्षार, शर्करा और फॉस्फेट। समझ में आ रहा है? और मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट ने इसका गलत आंसर लिया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या पूछा गया है कि कोशिका के आनुवांशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी कौन है? भैया जो भी सेल्स हैं उनके जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या वो डीएनए है, क्या वो आरएनए है, क्या वो प्रोटीन्स हैं, कि क्या वो हार्मोन्स हैं? तो किसी ने भी इसका बिल्कुल गलत आंसर नहीं लिया होगा। इसका जवाब हो जाएगा डीएनए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एडेनिन क्षार निम्नलिखित में से किसका अंश है? क्या वो केवल डीएनए का अंश है, कि केवल आरएनए का है, कि डीएनए और आरएनए दोनों का है, कि प्रोटीन का है? तो आप सभी ये बात जानते हैं कि बात जब एडेनिन की हो रही है तो चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो, एक चीज तो 3 चीज इसमें कॉमन रहती है। ध्यान से लिखिएगा। यहां पर अगर मैं आरएनए बोलता हूं दोस्तों, अगर मैं आरएनए की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आरएनए में आप लोग का एडेनिन आता है, ग्वानिन आता है, साइटोसिन आता है। डीएनए की अगर बात करूंगा तो डीएनए में भी एडेनिन आएगा, ग्वानिन आएगा, साइटोसिन आएगा। बस यहां पर यूरेसिल आता है और यहां पर थाइमिन आता है। 4 इंपॉर्टेंट नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, जिसमें शुरू के 2 क्या है हमारे? प्यूरिन्स हैं, और आखिरी के 2 क्या हैं? पिरिमिडिन्स हैं। और हमेशा प्यूरिन्स पिरिमिडिन से जुड़ता है। जैसे डीएनए में एडेनिन जो रहेगा वो थाइमिन से जुड़ेगा, वहीं पर आरएनए की बात करोगे तो जो एडेनिन रहेगा वो यूरेसिल से जुड़ेगा, बाकी साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ता है। तो ये 3-4 इंफॉर्मेटिव बातें जो मैंने आपको रिपीट की, इन पे अक्सर सवाल बनता है दोस्तों। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। 1 मिनट, ये पढ़ चुके, ठीक है।
ये रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बहुत प्यार से और विनम्रता से इसका जवाब दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा? पूछा गया है प्रोटीन जो मानव शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित कर सकती है। ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो ह्यूमन जो ब्लड है उसमें शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करती है? कौन सी प्रोटीन ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन का काम करती है? वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में आप सबको पता है हीमोग्लोबिन रक्त को सर्कुलेट करती है, बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक भेजती है। इसमें आयरन पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है। ऑक्सीटोसिन है, इंसुलिन है, टॉयलिन है। टॉयलिन हमारे लार में पाया जाता है ना, जिससे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, ठीक है, सलाइवा में रहता है। तो भैया इसका असली जवाब है, अगर ब्लड शुगर की या शुगर के कंट्रोल करना है मात्रा को, तो उसके लिए जो प्रोटीन यूज होता है वो इंसुलिन है। एक्चुअल में इंसुलिन हार्मोन है, बट प्रोटीन जो होता है ना वो एंजाइम का भी रोल प्ले कर सकता है, वो हार्मोन्स का भी रोल प्ले कर सकता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे साथियों, इसका जवाब आप देंगे। क्या पूछा गया है 5वां सवाल में कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए के अणु में न्यूक्लियोटाइड के मिलने के संबंध में कौन सा सही है? न्यूक्लियोटाइड बोला है, फिर से तीन लेयर। भैया बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तब एक पॉलीमर यूनिट के तौर पे आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड बनता है, चाहे डीएनए बन जाए चाहे आरएनए बन जाए, है ना? ठीक है, चलो ध्यान से समझना। तो भैया डीएनए की बात करेंगे तो कौन किससे जुड़ता है? तो मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर दिखाया था, आज ही के क्लास में आपने पढ़ा है कि फॉस्फेट आयन से जुड़ते हैं नाइट्रोजन, जो हमारे पेंटोज शुगर है वो। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा सर? एक इकाई फॉस्फेट दूसरे के पेंटोज शुगर से जुड़ता है और इसी तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ती है। डायग्राम आपने साफ साफ देखा था और उससे हमारा एक पॉलीमर के तौर पे, ठीक है, या तो आरएनए बनेगा या तो डीएनए बनेगा। यहाँ डीएनए की बात हुई है तो यहाँ डीएनए बनाने के लिए भी आप यही यूज करेंगे। न्यूक्लियोटाइड से कैसे हमारे न्यूक्लिक एसिड बनते हैं ये क्लियर हो गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन एक साथ में आप लोग के बीच में लाया हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 9। बहुत से एमसीक्यू में आप लोगों को करा दे रहा हूँ ताकि एकदम निश्चिंत रहना है कि एग्जाम में कुछ भी पूछे आप लोगों से बनना चाहिए। दोस्तों सवाल पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए का भाग नहीं है? सवाल हमेशा मैं इंग्लिश में भी लिटरेट कर देता हूँ ताकि लैंग्वेज का इशू बैरियर ना हो। विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ आरएनए? कौन आरएनए का हिस्सा नहीं है? राइबोस शुगर वो तो रहता है भाई, फॉस्फेट आयन वो भी रहता है भाई, एडेनिन ये तो भैया प्यूरिन है, प्यूरिन के तो दोनों मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मतलब दोनों पार्ट रहते हैं। पिरिडिन को आपने अभी तक नहीं पढ़ा। पिरिडिन आरएनए में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है सभी ने बिल्कुल सटीक आंसर लिया है। जब नया सवाल आपके बीच में ला रहा हूं आपको क्या करना है, पहले खुद से आंसर लेना है, उसके बाद फिर चेक कर लेना है, ठीक है। उससे क्या होता है ना, ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अरे वाह हमने आज ही टॉपिक पढ़ा और हम सवाल लगा पा रहे हैं। और खूबसूरत बात यह ना, मैं इतने सवाल आप लोगों को करा दे रहा हूं ना कि इसके बाहर एग्जाम हॉल में आपको दिखेगा नहीं। एक एक टॉपिक मोतियों की माला की तरफ मतलब पिरोता हूं मैं, ठीक है, कि मेरे स्टूडेंट वहां जाके सरप्राइज ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन, एटीपी राइबोन्यूक्लियोटाइड में इनमें से कौन सा पाया जाता है? मतलब एटीपी में राइबोन्यूक्लियोटाइड में विच वन इज प्रेजेंट? ग्वानिन प्रेजेंट रहेगा कि यूरेसिल रहेगा कि एडेनिन रहेगा कि इनमें से कोई नहीं? तो भैया एटीपी, ए से एडेनिन, सोच के मार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन जीवित निकाय में एक सूचना वाहक का कार्य करती है? मतलब कि कौन सा टाइप ऑफ प्रोटीन है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक मैसेज कन्वर्टर का या मैसेज बोलना चाहिए ट्रांसमीटर का काम करता है? हार्मोन करता है कि एंजाइम करता है कि रक्षक प्रोटीन करता है कि अभिगमन प्रोटीन करता है? तो भैया ऑब्वियस सी बात है, अभिगमन प्रोटीन का मतलब ही होता है ट्रांसलेटरी प्रोटीन, ठीक है। हालांकि मेरे ख्याल से सूचना वाहक का काम ना नहीं, एंजाइम तो कैटलाइज करता है, हार्मोन भी कर सकता है, ठीक है। इसको हार्मोन आंसर लो, ठीक है, देख लेना इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़िए। कौन सा पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित नहीं है? विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड की बात बोल रहा है। साइटोसिन रहता है, ये अपने आप में पिरिमिडीन है। एडेनिन ये एक प्यूरिन है, नाइट्रोजनस बेस है। थाइमीन ये भी रहता है क्योंकि डीएनए आरएनए तो क्लासिफाई किया नहीं थे। ग्वानिडीन नहीं रहता दोस्तों, ग्वानिडीन नहीं रहता क्योंकि ग्वानिडीन धरती का सबसे स्ट्रांग बेस माना जाता है, सबसे प्रबल बेस में से एक माना जाता है और इसको जेनेटिक सब्सटेंस न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड जनरेशन में इसका कोई अपना रोल नहीं रहता है, ठीक है। ये लोग का रहता है, ये लोग प्यूरिन और पिरिमिडिन में यूज होते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर कहाँ तक आ गए थे, मेरे ख्याल से 9वें तक आए थे, है ना। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज 11, और ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए दोस्तों आंसर पे आइए, क्या क्या होगा। तो न्यूक्लिक अम्ल में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं है, विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। क्या वहां यूरेसिल नहीं है, यूरेसिल तो रहता है, आरएनए में रहता है। 2 एमिनो पिरिडिन, भैया पिरिडिन तो नहीं रहता, और यही पूछा गया कौन उपस्थित नहीं है। हर बच्चे ने सही जवाब दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल में क्रम होता है, न्यूक्लिक अम्ल में क्या क्रम होता है, जो न्यूक्लिक एसिड बनता है उसका ऑर्डर क्या है, इस पे सवाल पूछा है। अभी एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो भी बहुत पहले, अब तो 3-4 बार रिपीट भी कर गया होगा, क्योंकि जो मेडिकल के एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर सवाल रिपीट करता है, जेई से नहीं करता, उसका अलग अकड़ है, ठीक है। चलिए, और इंडिया के बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं ना, चाहे वो अलग कोई भी एग्जाम हो, वो सारे के सारे ना रिपीट ही करते हैं, वो लोग नया क्वेश्चन नहीं बनाते। इस देश में नया क्वेश्चन बनाने का ठेका एक ही एग्जाम ने ले रखा है, दैट इज IIT एडवांस। उसकी अलग अकड़ है ना भाई, 50 साल से भी चल रहा होगा ना, सवाल रिपीट तो नहीं करूंगा मैं, फिर भी रुला दूंगा बच्चों को, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। न्यूक्लिक अम्ल में का क्या क्रम है, पहले बेस रहता है, फिर फॉस्फेट रहता है, फिर शुगर आता है क्या। तो मैंने आप लोग को हमेशा बताया था 3 ऑर्डर को फॉलो करना। सबसे पहला आता है नाइट्रोजिनस बेस, उससे नीचे में आगे कनेक्ट होता है पेंटोस शुगर, और पेंटोस शुगर से कनेक्टेड रहता है हमारा फॉस्फेट। ऐसा देखे थे ना, ऊपर नाइट्रोजिनस बेस था, बीच में पेंटोस शुगर था, नीचे में फॉस्फेट आयन था। डायग्राम बताते समय सब कुछ क्लियर किया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटीन्स के संश्लेषण में डीएनए के निर्देशक अंश के रूप में कार्य कौन करता है। भैया डीएनए का निर्देशक अंक मतलब बोलना चाहिए कि उसकी इंफॉर्मेटिव यूनिट के रूप में कौन काम करेगा। देख रहे हो कितनी बार रिपीट कर रखा है इस क्वेश्चन को। न्यूक्लियोसाइड करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड करेंगे कि राइबोस करेंगे कि जीन्स करेंगे। क्या आंसर लिया आप लोगों ने, न्यूक्लियोटाइड ले लिए है ना, एक्चुअल आंसर जीन्स आएगा, क्योंकि जीन ही तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निर्देशों का, अभिलक्षणों का, कैरेक्टरिस्टिक्स का फ्लो करती है ना, ट्रांसमिशन करती है। चलिए आगे की और सवाल देखते हैं। मजा आ रहा नहीं आ रहा भाई, ठीक है। थोड़ा तबीयत एकदम ज़्यादा खराब है, इसलिए थोड़ा एनर्जी आप लोग को भी डाउन लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, जिम्मेदारियां हैं तो निभानी ही है। चलिए और 3 सवाल जल्दी जल्दी बनाओ, बना लिए होंगे, मेरे को तो पूरा भरोसा है। डीएनए में 4 युग्म साथ साथ रहते हैं, कौन से बेस पेयर आपस में एक दूसरे के साथ रहेंगे, डीएनए के अंदर पूछा गया है। डीएनए के अंदर पूछा गया है कौन कौन से बेस पेयर एक दूसरे के साथ रहते हैं, कौन कौन से भाई। अच्छा, बेस पेयर एक दूसरे के साथ रहते हैं, कौन से बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से, आयनिक बॉन्ड से, फॉस्फेट बॉन्ड से, कि डीऑक्सीराइबोस समूह के द्वारा। तो भैया मैंने बताया था कि एडेनिन जो जुड़ता है वो थाइमिन के साथ जुड़ेगा, वो डबल बॉन्ड से। साइटोसिन जो रहता है वो ग्वानिन के साथ जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड से। और ये जो बॉन्ड रहते हैं दोस्तों, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं। पढ़ चुके हो ना इस चीज को। ओके, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। क्या है सवाल कि डीएनए में पूरक क्षार है, कौन सा डीएनए में सप्लीमेंट्री बेस के रूप में यूज किया जाता है। तो यहीं से दिख रहा है, एडेनिन के साथ थाइमिन जोड़ोगे सर, और ग्वानिन के साथ यूरेसिल जोड़ोगे क्या डीएनए में, नहीं, ग्वानिन के साथ आप साइटोसिन जोड़ोगे। तो एडेनिन के साथ थाइमिन, ग्वानिन के साथ यूरेसिल, ये भी गलत है। एडेनिन थाइमिन ठीक है, ग्वानिन साइटोसिन भी, ये भी ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया सर, बी वाला। कौन सा सही हो गया, बी वाला। अगला क्वेश्चन, डीएनए की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किस टाइप का होता है, लीनियर होता है कि एकल कुंडित मतलब सिंगल हेलिक्स होता है, या सिंगल स्टैंडर्ड होता है, कि डबल स्टैंडर्ड होता है, कि त्रिकुंडली ट्रिपल स्टैंडर्ड होता है। तो भैया ये सब ने पढ़ा है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, हेलिक्स बनाता है। उसके अंदर के भी सारे इंफॉर्मेशन मैंने बताए थे कि एक जो पिच होता है उसकी टोटल लेंथ 34 एंगस्ट्रॉन्ग ली जाती है, 34 एंगस्ट्रॉन्ग, और 2 जो बेस लाइन होती है ना उनके बीच में, क्योंकि एक पिच में 10 बेस लाइन आएंगी जिसमें एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन ऐसा जुड़े रहेंगे, उनके 2 कंसेक्यूटिव बेस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। और ये जो पिच आप लेते हो ना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो बनता है, उसका जो डायमीटर आता है दोस्तों वो 20 एंगस्ट्रॉन्ग का आता है। तो एक एक चीज मैंने आप लोगों को कराया है, और आप देखिए मैंने बस क्लास कंप्लीट किया है अपना 40-45 मिनट के अंदर, और आप देख पा रहे हैं कि इंडिया में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाया है। 1-2 क्वेश्चन ऊपर से देखने मिलेंगे जरूर, बट 95 to 98% क्वेश्चन ऐसे हो जा रहे हैं जो आज आपने पढ़ा उससे आपके सीधे सीधे सवाल लग रहे होंगे, और अगर आज लग रहा है तो पेपर में भी लगेंगे, भरोसे से जाना। तो एक एक टॉपिक को बस सजा सजा के इतना उस पर रिसर्च करके मैं ले आता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में सरप्राइज नहीं होंगे भाई। 16वां है, ये 17वां है। क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे। पूछा गया है निम्न चारों में प्यूरिन कौन है। भैया प्यूरिन में एडेनिन आता है, ग्वानिन आता है ना।
तो प्यूरिन कौन है? तो भैया ग्वानिन का नाम आया है तो हो तो गया आंसर। बाकी साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? पिरिमिडीन होते हैं, जिसमें यूरेसिल आरएनए में यूज हो जाता है, थाइमिन डीएनए में यूज हो जाता है, साइटोसिन तो दोनों में यूज होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, आरएनए डीएनए के से किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होता है? आरएनए इज डिफरेंट बाय डीएनए बाय थ्रू द प्रेजेंस ऑफ विच? चार ऑप्शन दिया गया है, राइबोस, शर्करा तथा थाइमिन। थाइमिन नाम आया मतलब कहानी खत्म, थाइमिन नाम आया मतलब कहानी खत्म, क्योंकि बात आरएनए की हो रही है। आरएनए में क्या प्रेजेंट है ये पूछा गया, ये ट्रिपल जेईई मेंस में 2 बार पूछ चुका है, जबकि पुराने डाटा है। अभी अगर नए सालों का डाटा देखोगे तो ये कम से कम 10 एग्जामों में आया होगा ये सवाल, ठीक है। बचा ऑप्शन बी या ऑप्शन डी? डीऑक्सीराइबोस शर्करा भी बोलने से अपन समझ गए गलत, क्योंकि भैया डीऑक्सीराइबोस शुगर तो आप लोग का डीएनए में यूज होगा, तो बच गया कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि डीएनए आरएनए में आप राइबोस शुगर यूज करते हो और साथ में साथ यूरेसिल यूज करते हो नाइट्रोजनस बेस के रूप में, पिरिमिडीन के रूप में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया था दोस्तों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। 16 17 हो गया होगा, ये 18 है, 18 है। क्या सवाल है भाई? सवाल ये पूछ रहा है डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का क्या कारण है? ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किससे जुड़ते हैं? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 देख लो, बड़ा सिंपल सा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड दैट विल बी 21। बहुत से एमसीक्यू में लगवा दे रहा हूं ताकि एकदम क्लियर रहे एग्जाम में। बोला कोडॉन किसमें उपस्थित रहता है? भैया मैंने बोला था कोडॉन एंटीकोडॉन, तो कोडॉन आप याद रखेंगे एमआरएनए मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट रहता है। हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? हमारे शरीर में ऊर्जा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है? क्या वो न्यूक्लियोसाइड का है? अल्फा अमाइनो एसिड के तो पॉलीमर प्रोटीन होते हैं, उनको पहली फुर्सत में बाहर करो। इसका पॉलीमर सुक्रोज है, इसको बाहर करो, ठीक है। कि न्यूक्लियोटाइड का है, तो भैया न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में आपको पता है आंसर, आप लोग क्या लेंगे सर? न्यूक्लियोटाइड लेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में तो खाली 2 लोग आते हैं, कौन कौन से? नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। उनके साथ जब फॉस्फेट आयन लग जाता है ना, या फॉस्फोरिक एसिड लगता है, तब बनता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड मिल के आप लोग के न्यूक्लियो अम्ल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए थे? 21। ओके, अगले क्वेश्चंस में आते हैं हम लोग दोस्तों। दिस इज 22, दैट इज 23, ठीक। चलिए सवाल का जवाब देंगे आप लोग। क्या पूछा गया है? एक न्यूक्लियोसाइड, ध्यान से पढ़ो, साइड और टाइड में अंतर है, पढ़ने में गलती कर दोगे तो हवा निकल जाएगा। फिर जल अपघटन करेगा तो क्या देगा? तो भैया न्यूक्लियोसाइड में 2 ही चीज होती है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, दूसरा पेंटोज शुगर होता है। फास्फोरिक एसिड यहाँ प्रेजेंट नहीं रहता। तो जिस ऑप्शन में फास्फोरिक एसिड आपको दिख रहा है उसको तो पहले टर्मिनेट कर दो, बाहर फेंक दो। यहाँ पे फास्फोरिक एसिड दिखा बाहर, किसी बच्चे को नहीं पता था, बस इतना पता है कि फास्फोरिक एसिड न्यूक्लियोसाइड में नहीं रहता, खाली 2 लोग का परिवार है। 3 गलत हो चुके, तो एक ऐसे ही सही हो गया कि एल्डोस पेंटोन है और नाइट्रोजनस बेस जो कि क्या रहता है? हमेशा हेट्रोजीनियस रहता है, मतलब विषम चक्रीय रहता है। तो एल्डोस पेंटोन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने 3 ऑप्शन को गलत को बाहर कर दिया, सही वाला अपने आप मिल गया। कई बार ऑप्शन से ही आप लोगों को डिसीजन लेने आना चाहिए, ठीक है। हमेशा पेपर में 5-6 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं उससे। अगला, न्यूक्लिक अम्ल अणु के बेस क्रम में एक परिवर्तन कहलाता है। जो न्यूक्लिक एसिड है उसका जो बेस रहता है ना, उसमें अगर ऑर्डर में चेंजेस आ जाए उसको क्या बोलोगे? तो उसको आप म्यूटेशन बोलते हो। उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं, और ये खतरनाक चीज है, ठीक है। हालांकि कई बार अच्छी भी होती है, कई बार बुरी भी होती है, ठीक है। अच्छी इन द सेंस कि म्यूटेशन कर करके ही हम लोग फसलों से ज्यादा पैदावार ले लेते हैं, है ना। और इंसानी शरीर में म्यूटेशन हो तो आने वाली पीढ़ी का पूरा डीएनए चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। 24 क्वेश्चन, उत्परिवर्तन की घटना क्या है? उत्परिवर्तन में क्या होता है भैया? म्यूटेशन ही है वो, डीएनए के रासायनिक परिवर्तन से होता है वो, और पूरा जेनेटिक ऑर्डर चेंज हो जाता है उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, डीएनए में उपस्थित पिरिमिडीन क्या है? पिरिमिडीन बेस क्या है भैया? प्यूरिन पिरिमिडीन याद आ रहा है? डीएनए में प्यूरिन के रूप में एडेनिन और ग्वानिन रहेंगे, और पिरिमिडीन के रूप में आप लोग का साइटोसिन और थाइमिन रहता है। यही चीज आरएनए पूछ देता तो साइटोसिन के साथ आप किसको लेते? यूरेसिल को लेते। अभी और क्वेश्चन है क्या? अरे बाप रे कितने क्वेश्चन। अच्छा लास्ट है मेरे ख्याल से ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सर्गॉफ रूल से रिलेटेड। सर्गॉफ रूल में कुछ नहीं था, उसने प्यूरिन और पिरिमिडीन के रेशियोज को बोला कि बराबर बराबर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान से, आपसे क्या बोल रहा है
कि डीएनए का एक स्ट्रैंड इस तरीके से है तो पूरा के स्ट्रैंड क्या होंगे? तो भैया ए है, टी है, जी है, सी है, फिर टी टी जी ए, ऐसा कुछ है। ध्यान समझना मेरी बातों को। मुद्दा यह है कि एडेनिन किससे जुड़ता है सर? थाइमिन से। एडेनिन किससे जुड़ता है सर? थाइमिन से। ओके, थाइमिन लिख दिया एडेनिन के नीचे। थाइमिन जुड़ता है सर एडेनिन से, ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन से, साइटोसिन जुड़ता है ग्वानिन से, थाइमिन जुड़ेगा एडेनिन से, थाइमिन जुड़ेगा एडेनिन से, ग्वानिन जुड़ेगा साइटोसिन से, एडेनिन जुड़ेगा थाइमिन से। ऐसा कोई ऑप्शन का कोड बना के दे रहा है क्या? TACGAA, TACGAACT। देखो सवाल आराम से बन गया। तो सवाल कुछ खतरनाक कभी नहीं होते हैं, बशर्ते हमारा नजरिया एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो प्यारे साथियों, मैंने लगभग 25-26 क्वेश्चन MCQs भी आप लोगों को करा दिए और इस तरीके से ये न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक मैं मानता हूँ कंप्लीट होता है। अच्छे से मन लगा के पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट।